खूबसूरत चीज निकल के आती है कि कोई भी स्टार फटता कैसे है, जिसको हम सुपरनोवा कहते हैं। वैसे टाइप 2 फ्यूजन सुपरनोवा की बात मैं करने वाला हूँ। मतलब इतने सारे सैंक्शन लगाए थे, जर्मनी को एकदम मतलब नीचा दिखाया गया था पूरे बहुत वर्ल्ड वाइड। फोड़ेंगे तो पूरा का एटमॉस्फेयर पूरा में एटमॉस्फेयर आग लग इग्नाइट जाएगी। हो जाए। लेकिन ओपेनहाइमर का आप रेज्यूमे देखिए, मेजर इन केमिस्ट्री, पीएचडी इन थियोरेटिकल फिजिक्स। उन्होंने भाई वो बॉम्ब यूज कर दिया, लिटरली बिना टेस्टिंग के मार दिया जापान पर। कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रायम्फ हियर में। कुछ बातें मेरी, कुछ कहानियों की, कुछ किस्सों की, कुछ थिएटर की। और आज की वीडियो क्या होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है, ये सब डॉक्टर साहब ही बताएंगे। इंट्रो मुझे अच्छा से देना आता है नहीं, तो डॉक्टर साहब म्यूजिक यार। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन। सो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि ये एक सीरीज रहेगी ऑन द डेवलपमेंट एंड द इम्प्लीकेशंस एंड ऑल द इन्स एंड आउट्स अबाउट द न्यूक्लियर वेपन्स दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड टुडे। तो आपने हमारी रील तो देख ही ली होगी, हमने 2 रील्स बनाई हैं इस टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक ये है कि हम ऑलरेडी आपको क्या क्या बता चुके हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने आपको ये बताया कि पहले न्यूक्लियर वेपन समझने से पहले मैटर कैसे काम करती है, मैटर के क्या क्या व्हाट डज मैटर कंप्राइज ऑफ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो हमने पिछली वीडियो में समझा दिया था और न्यूक्लियर फिजन तक हमने आकर ख़त्म कर दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे चलकर न्यूक्लियर वेपन्स बनाए गए और कितनी जल्दी और क्यों बनाए गए। तो ये सब टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले कि हम उस दरिया में डूबे, सुफियान क्यों ना आप ये बता दीजिए कि क्या फर्क रहता है इन 2 रिएक्शंस में, इन फिजन एंड फ्यूजन। ये क्यों होते हैं, क्या होते हैं। म्यूजिक। बिल्कुल ठीक है। जैसे हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, अंत हस्ति प्रारंभ अंति आरंभ है। तो लास्ट वीडियो का अंत इस वीडियो का आरंभ है। तो बात आती है फिजन, फ्यूजन और E इक्वल्स MC स्क्वायर के ऊपर। सब दुनिया का सबसे पॉपुलर फॉर्मूला इसलिए पॉपुलर नहीं हुआ कि बस एक 3 अक्षरों का फॉर्मूला था वो। उसने दुनिया को एक ऐसा नया रूप दे दिया जिसके बाद दुनिया पूरी की पूरी बदल गई। तो सबसे पहले आते हैं कि यार एनर्जी जो निकली जिससे हम एटॉमिक बॉम्ब पे गए। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपके कैजुअल आइंस्टाइन और कैजुअल मैक्स प्लैंक बन के मैंने समझाया था कि E इक्वल्स MC स्क्वायर का मतलब क्या है, कि मास एनर्जी का रूप कैसे है। उसी को लेकर हम आते हैं न्यूक्लियर फिजन पे और फ्यूजन पे। क्यों कुछ चीज़, कुछ एलिमेंट फ्यूज करते हैं तो एनर्जी निकालते हैं, और कुछ एलिमेंट जब टूटते हैं तब एनर्जी निकालते हैं, जिसको फिजन कहते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्टेबल जो वैसे जो न्यूक्लियस है वो तो निकल का है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें मिलता है अब आयरन मिलता है। तो आयरन 56 है, उसका एटॉमिक नंबर है शायद, आई गेस सही है ना। एनीवे, तो वो स्टेबल है। स्टेबल होने का मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियस सबसे कम एनर्जी पे है। अब ध्यान रखना, हम सब बचपन से पढ़ते भी आए हैं और बात यही है कि जो चीज़ जितनी कम एनर्जी पे रहेगी, जितनी कम उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी पोटेंशियल फॉर्म में, वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होती है। आयरन न्यूक्लियस के अंदर सबसे कम एनर्जी स्टोर है ओवरऑल जितने भी एलिमेंट हैं। तो आयरन से पहले जितने भी एलिमेंट है जो कि उससे हल्के हैं, वो मिल के कहाँ जाएंगे, आयरन तक। और आयरन के बाद जो उससे भारी है वो टूट के कहाँ तक आएंगे, आयरन तक। क्यों? मोस्ट स्टेबिलिटी, हमारी यूनिवर्स जो है ना हमेशा स्टेबल होना चाहते हैं। इंसान अनस्टेबल रहते हैं वैसे बाय द वे, लेकिन यूनिवर्स स्टेबल होना चाहता है। तो इसका एक बहुत पॉपुलर ग्राफ अगर आपने 11th-12th में देखा हो तो हम पढ़ते थे। कैमरामैन साहब आइए एक बार। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से बस एक रैंडम ग्राफ बताता हूँ मैं, इसमें ऐसा करके ऐसा जाता है। तो ये हाइड्रोजन चालू हो रहा है, यहाँ का आखिरी एलिमेंट जो हैवी एलिमेंट, अभी तो खैर और भी मिल सकते हैं क्या पता, यहाँ कहीं आयरन एग्जिस्ट करता है कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म पे आयरन एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब जो आयरन से पहले जितने भी यहाँ पे एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या करेंगे, ये फ्यूज करेंगे। और जो इधर की ओर है, क्या बात है, पेंसिल भी टूट रही है, ये लगता है फिजन पे जा रही है। ये यहाँ पे फिजन होगा। अब कैमरामैन साहब, तो सारी बातें यही होती है कि फ्यूजन से एनर्जी निकलती क्यों है। जब आइंस्टाइन ने हमें ये समझा दिया, बहुत अच्छे रूप में समझा दिया कि एनर्जी और मास एक ही सिक्के के 2 पहलू है, तो कैसे करेगा यूनिवर्स। जैसी 2 हाइड्रोजन एटम को लेगा, मतलब 4 हाइड्रोजन एटम को लेगा, मिलाएगा और हीलियम बनाएगा। अब हीलियम न्यूक्लियस का मैं मास कैलकुलेट करता हूँ और 4 इंडिविजुअल हाइड्रोजन का मैं मास कैलकुलेट करता हूँ, तो मुझे दिखता है कि हीलियम का जो न्यूक्लियस है वो उन चारों, मतलब जो वो था प्रोटॉन्स के सम से वो कम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल नेट मास लॉस कर गया। और नेट मास किस फॉर्म में लॉस कर गया, वो इस फॉर्म में लॉस कर गया कि वो एनर्जी बन जाएगा। तो फ्यूजन से एनर्जी निकालेगा। ऐसे ही जो उसके हैवी एलिमेंट है जब टूटते हैं और जब 2 डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं, उनका मास देखा जाए और कंपैरेटिवली इनिशियल मास देखा जाए, पेरेंट मास देखा जाए, तो वो कम निकलता है। इसका मतलब फिर से एनर्जी निकली है। यानी कि अगर अब मैं आयरन के न्यूक्लियस को मिलाऊंगा
हैवी एलिमेंट जाने के लिए, तो मुझे उससे एनर्जी निकल के नहीं आएगी, बल्कि उसको मिलाने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब कि एनर्जी को अब मुझे मास के फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा, जो कि हैवी एलिमेंट बनता जा रहा है। और यही मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम सब पढ़ते हैं चांद, सितारे, बादल, खुशबू की बात ये हो रही है कि सितारे जो बनते हैं ना, वो कैसे काम करें। मोस्टली हमारा सन या कोई भी सितारा कैसे काम करता है, वो क्या लाइट जो एलिमेंट्स हैं उनको फ्यूज करता रहता है। हाइड्रोजन को फ्यूज करेगा, हीलियम बनाएगा, हीलियम को फ्यूज करेगा, कार्बन बनाएगा, फिर सिलिकॉन बनाएगा, इवेंचुअली आयरन बनता है। अब कोई भी स्टार कभी आयरन को फ्यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? फ्यूज करेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन स्टार कैसे काम करता है? एनर्जी देता है। सूरज दुनिया को एनर्जी दे रहा है, तो उसका काम है एनर्जी देना। तो भैया स्टार भी थोड़ा कहते हैं यार हम एक काम कर रहे हैं, हम आयरन तक आके रुक जाएंगे, आयरन के बाद हम न्यूक्लियस को मिलाएंगे नहीं। अब इस पे एक बहुत खूबसूरत चीज निकल के आती है कि कोई भी स्टार फटता कैसे है, जिसको हम सुपरनोवा कहते हैं। वैसे टाइप 2 फ्यूजन सुपरनोवा की बात मैं करने वाला हूँ। होता क्या है कि कोई स्टार है, हाइड्रोजन से बना हुआ है, मिला मिला के हीलियम बनेगा, मिला मिला के फिर वही बताया कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर आयरन बनेगा। आयरन बनते जाएगा, कोर में इकट्ठा होते जाएगा। तो किसी भी स्टार का जो कोर होता है ना, वो आयरन का होता है। इवेंचुअली जो वो कोर है आयरन का, अगर 1.4 टाइम्स ऑफ हमारे सन जितना बड़ा बन जाए, इस बात को समझिएगा ध्यान से, अगर वो आयरन कोर जो है उसका मास 1.4 टाइम्स ऑफ हमारे मास ऑफ सन बन जाएगा, तो विद इन सेकेंड अंदर का आयरन कोर कोलैप्स कर जाएगा। मैंने एक रील में बात करी थी इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर कि 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन हमारे जो वो स्टार है स्टेबल रह सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि तब एक क्वांटम फोर्स मतलब काम कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर, वो ग्रेविटेशन पुल के अगेंस्ट काम कर जाती है, वो स्टेबल रखती है। लेकिन जैसे ही 1.4 टाइम से ज्यादा हुआ, वैसे ही इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर अब काम नहीं करेगा, वो न्यूट्रॉन स्टार बनने लगेगा। तो अंदर का पूरा आयरन को फट करके न्यूट्रॉन बनेगा, बहुत छोटा बन जाएगा। अब सोच के देखो, बाहर अभी भी फ्यूजन चल रहा है, हाइड्रोजन है, हीलियम फ्यूज कर रहे हैं, सब चल रहा है। अंदर एकदम एक सोकल्ड गैप आया, सारे के सारे जो हाइड्रोजन, हीलियम, सिलिकॉन होंगे वो उस न्यूट्रॉन से टकराएंगे और न्यूट्रॉन खुद बाहर की ओर निकलेगा। तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट इतना पुल मिल जाएगा कि स्टार फट जाएगा, जिसको कहते हैं सुपरनोवा। और उसमें इतनी एनर्जी निकलेगी कि बाद में अब स्टार मर गया, अब मौत के बाद उसको कुछ चाहिए नहीं, तो कहता है ठीक है भाई एक काम करते हैं, अब मैं आयरन फायरन मिलाऊंगा, अब मैं हैवी एलिमेंट बनाऊंगा। और इसलिए कहा जाता है दुनिया में जितने भी हमारे पास हैवी एलिमेंट है आयरन के बाद, वो सब मरे हुए स्टार्स की सो कॉल्ड एशेज है, राख है। दैट्स व्हाई वी से कि हम जो हैं वी आर मेड ऑफ स्टार डस्ट, वी आर मेड ऑफ स्टार डस्ट। हम अभी इस चीज को आप इस पॉइंट पर रियलाइज करिएगा कि दुनिया में सब चीजें डिस्ट्रक्शन से ही बन गई है। इवेंचुअली यूनिवर्स के स्केल पे कभी भी कोई डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन होता नहीं है, एक डिस्ट्रक्शन हमेशा एक कंस्ट्रक्शन की ओर ले जा रहा है यूनिवर्स को। तो वहां से आता है हमारे पास हैवी एलिमेंट जो दुनिया में फैल जाते हैं, स्टार डस्ट, जिनसे हम बन गए, यूनिवर्स बन गया, अर्थ बन गए, बाकी प्लैनेट्स बन गए। तो ये सब चीजें उधर है। तो हमारे अर्थ में जो भी बड़े बड़े एलिमेंट, हैवी एलिमेंट मिल रहे हैं, गोल्ड मिल रहा है या फिर यूरेनियम मिल रहा है या जो भी मिल रहा है, वो सब किसी सितारे की मरी हुई एशेज है या फिर राख है। ये सारी कहानी थी फ्यूजन और फ्यूजन की। आई होप आप ये समझ चुके होंगे अब कि क्यों कुछ चीज़ों में से फ्यूजन करने पे एनर्जी निकलती है और कुछ चीज़ों में से फ्यूजन करने पे एनर्जी निकलती है। और ये जो एनर्जी की जोन चालू हुआ है और ये दुनिया चालू हुई है, ये कैसे हमें अब देखिए फ्यूजन और फ्यूजन दोनों ही एनर्जी निकाल रहे थे। तो साइंटिस्टों ने, ग्रेट माइंड्स ने क्या काम किया कि हम इससे दुनिया को बेहतर बनाएंगे। तो चालू हुआ था दुनिया बेहतर बनाने से ये सफर, और कैसे वो एटॉमिक बॉम्ब की तरफ चला गया। क्या क्या मुश्किलात थी मैनहट्टन प्रोजेक्ट में, जिसके हमने ऊपर बात भी की थी कि 1% मतलब 1 in a million चांस था कि अगर हम पहला ट्रिनिटी टेस्ट में अगर हम न्यूक्लियर बम फोड़ेंगे तो एटमॉस्फेयर में आग लग जाएगी। मैं उसको थोड़ा और मैं वो बता देता हूँ। मैं रिसेंट रील में लोगों ने बताया कि यार कि हवा आग कैसे पकड़ लेंगे। हवा आग पकड़ने का मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने न्यूक्लियर बम फोड़ा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बन जाएगा। अब नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत मिलता है 71%, हाँ ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीजन है, बाकी हल्की गैसेस हैं। तो इतना हीट निकल जाएगा तो क्या हो, 2 नाइट्रोजन न्यूक्लियस हमारे कंबाइन कर जाए, फ्यूज कर जाए। अगर नाइट्रोजन फ्यूज हो गया
और नाइट्रोजन फ्यूज होंगे और हीट निकलेगी, तो इवेंचुअली एक चेन रिएक्शन चालू हो जाएगी नाइट्रोजन के फ्यूज होने की, फिर ऑक्सीजन एटम्स जो है न्यूक्लियस वो फ्यूज करने लगेंगे। तो वो जो आग लग रही है ना, ये वो आग नहीं है जो हम आसपास देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन का कोई कंपाउंड है, उसने आग पकड़ी, ऑक्सीजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड बनाने लगा, ये वो आग नहीं थी। ये एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी, ये न्यूक्लियस के मिलने की आग है, हम्म, और इसको फिर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यही मैं बताना चाह रहा था कि अगर उस बम से हमारी हवा आग पकड़ लेती है, वो ऐसा आग नहीं है कि CO2 बन रहा है, वो न्यूक्लियस मिलने की बात हो रही है, तो ऐसा चेन रिएक्शन चालू होता जो पूरी दुनिया ही जला देता। और इसके ऊपर जब बोला गया था, जब उस बात हुई कि यार 1 in a million चांस है, स्टिल वन तो है। स्टिल 1 तो है, और तब भी फोड़ा गया। और ओपनहाइमर ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि अगर ऐसा हो गया तो खैर कोई बचेगा ही नहीं बताने के लिए कि हमारी कैलकुलेशन गलत हुई थी कि नहीं। तो कैलकुलेशन आ चुकी थी कि ऐसा नहीं होगा, हमारे पास ऐसा कंडीशन नहीं है, नाइट्रोजन इतना प्रेशर नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए, वो अर्थ पे अवेलेबल नहीं है, बहुत जल्दी हीट डिसिपेट हो जाएगी अपने एटमोसफेयर में। एनीवेज, तो ये सारी बातें थी इसके ऊपर। अब मैं सौंपता हूँ ये सारा दारोमदार हमारे डॉक्टर साहब, उनके पास, उसके बाद आपके प्यारे अंकित साहब के पास। तो यहाँ से जर्नी ले जाइए, कैसे एक एनर्जी का सोर्स बम तक चला गया म्यूजिक। यस, इसके पहले कि हम और इन डेप्थ में जाए, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, और वो ये है कि आपने एक शब्द बहुत सुना रहेगा जो शायद आपको कंफ्यूज कर देगा, वो है एनर्जी। एनर्जी एनर्जी एनर्जी, ये करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, वो करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी से हम इतना ऑब्सेस्ड क्यों थे? देखिए, कई वीडियोस पहले हमने डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद से ये हुआ था कि दुनिया में एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हर साल 2 साल 10 साल में बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। आज भी हमारी दुनिया का वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स किसी भी कंट्री का ये होता है कि एनर्जी किस तरह सस्टेन की जाए, क्योंकि अगर आप एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं ना, आपकी इंडस्ट्री तो छोड़ो, आपका घर नहीं चलेगा, है ना। तो ये जो एनर्जीज जो हैं, हम जब हमारे पास जवाब नहीं था कि हम और एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करें, फिर हम अर्थ के बाहर देखने लगे थे, तो हमने ये देखा कि यार स्टार्स में बिलियंस ऑफ ईयर्स है ना सन हमारा, कहाँ से आ रही है ये एनर्जी। तो हमने तब ये अनुमान लगाया था, हमने गेस किया था कि यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं शायद से, ये इंस्पिरेशन था ये न्यूक्लियर रिएक्शंस करने का। तो खैर, फिर जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑटो हान और स्ट्रासमन ने मिलकर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन अचीव किया था। तो उन्होंने क्या किया था, जैसा कि सुफियान ने बताया, उनका ये गेस था कि अगर हम बम्बार्ड करेंगे न्यूट्रॉन्स किसी भी यूरेनियम न्यूक्लियस पे तो हमें एक हैवियर एलिमेंट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें मिला बेरियम, जो एक्चुअली लाइटर एलिमेंट था। तो उन्हें समझ नहीं आया कि हम जो करना चाह रहे थे तो हुआ नहीं। तो उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स अपने लॉन्ग टाइम कोलैबोरेटर लीज माइटनर करके थी, और उनके एक नेफ्यू थे ऑटो फ्रिक्स। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को और स्टडी करके बताया कि एक्चुअली आपने क्या किया है, आपने इसे न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करके इस न्यूक्लियस को कर दिया है स्प्लिट, फिजन कर दिया है इधर पे, और ये जब सेपरेट हुए हैं तो इधर से निकली है एनर्जी। दिस एनर्जी सोर्स कैन बी यूज्ड फॉर पावर, है ना, फॉर योर इंडस्ट्रीज, फॉर योर हाउस होल्ड, और ये बहुत मतलब सस्ती भी रहेगी एज कम्पेयर टू आपका कोल हो गया, एफिशिएंट भी बहुत ज्यादा रहेगी। लेकिन प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी निकल रही है। वही, Yes. वो मैं जो ग्राफ समझाया कि हमने बम्बार्ड किया हैवी बनाने के लिए, यूनिवर्स बोलेगा भैया अब मैं हैवी नहीं हूँगा, मुझे जाना है स्टेबिलिटी की तरफ। तुम होता क्या ना, हर न्यूक्लियस सो कॉल्ड अनस्टेबल में रहता है, Yes. हल्का सा। मोस्ट स्टेबल है आयरन, ठीक है, उसको पता है अगर हल्की सी भी मैं उसके अंदर चिंगारी दूंगा तो वो हमेशा दोबारा भागे कहाँ, आयरन की तरफ, इसलिए टूटेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक्चुअली यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात कहना चाह रहा हूँ, मतलब मेरे दिमाग में अभी बात करते करते हिट किया एक्चुअली, कि अर्थ का जो कोर है ना, आपने बोला ना कि कुछ भी हो, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है, निकल और फिर आयरन, और वो लोग उसी में कन्वर्ट हो गए। अर्थ का कोर एक्चुअली निकल और आयरन का बना। वही अब मुझे अभी लग रहा है, मैं तो अब डिटेल में इसे पढ़ूंगा कि क्या यही रीजन है उसके पीछे कि अर्थ का कोर निकल और आयरन का ही बना हुआ है। यस, तो शायद में भी अब तो वेरीफाई तो करना पड़ेगा। नहीं, डेफिनेटली आप सही हो। हर चीजें इवेंचुअली जितने हैवी एलिमेंट होंगे मोल्टन स्टेट में थे ना, अर्थ में पिघले हुए मान लीजिए बहुत गर्म जो था 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो मिलते मिलते हमेशा कोर जो है ना किसी भी प्लेनेट का या फिर स्टार का, वो हमेशा आयरन का ही जाएगा, स्टेबल है वहां पे वो, इसलिए है ना। कैरी ऑन डॉक्टर साहब। तो नाउ जब ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, तो एनरिको फर्मी और लियो जिलर्ड करके दो साइंटिस्ट थे जो बहुत पहले से, मतलब ये इकलौते, ऑटो हान, स्ट्रासमैन, लीज माइटनर, ये इकलौते लोग नहीं थे, सभी लोग इसके पीछे चल रहे थे। क्योंकि जब हमने ये रियलाइज किया आइंस्टाइन के कहने पर कि अगर मास कम होगा या लॉस होगा तो एनर्जी रिलीज होगी,
तब हमने इन चीजों पर काम करना शुरू किया। ये हॉट टॉपिक था फिजिक्स की दुनिया में उस समय। तो उन्होंने ये गेस किया, उन्होंने ये एस्टिमेट किया कि देखो, जब हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करवा रहे हैं न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड करके, तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग है ना। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब ये है कि ये खुद को मतलब अपने आप में ही कंट्रोल करके एक चेन रिएक्शन बनेगा। आपको शायद आवाज ना आ रही हो, पीछे कोई लगता है कोई फ्यूजन हो चुका है वहां पर, हाँ, वहां पे मार रहा है। हाँ, तो उसके आवाज को नजरअंदाज करते हुए डॉक्टर साहब फिर से बात बताएंगे, बहुत फ्यूजन चल रहा है। हाँ, तो खैर उनका दिमाग का फ्यूज उड़ गया होगा। खैर दैट इज नॉट न्यूक्लियर फ्यूजन। एनीवेज, तो जब हम ये सब कवर कर चुके हैं, तो एनरिको फर्मी ने ये कहा था कि ये जो सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन रहेगा, इसकी दो पॉसिबिलिटीज में है ना। एक पॉसिबिलिटी तो जो हम सब चाह रहे थे वही है कि आपको मिलेगी बहुत प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बहुत एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। लेकिन दिस इज अ चेन रिएक्शन। अगर हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये वेपन बन सकता है। और जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको गौर करवाया था, इट वाज 1938 इन जर्मनी जब हमने ये चीजें समझी थी। अब उस समय का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इस कदर था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी को एक्चुअली बहुत सारे, जो आजकल हम एक शब्द सुन रहे हैं बहुत ज्यादा, कि उन पे सैंक्शंस लगा दिए गए थे बहुत सारे। उसको ट्रीटी ऑफ वर्साइज करके एक ट्रीटी थी सबके बीच में, उनको बहुत दबाया गया था। तो जर्मनी वॉज वेरी एंग्री, और हिटलर ने ये गुस्सा पूरा ये करके उन्होंने कहा था अब हम दुनिया को जवाब देंगे कि जर्मनी क्या चीज है। काफी अनरियलिस्टिक हो गए थे, पूरा का पूरा नेशन जो है बहुत गुस्से में था और दुनिया को जवाब देना चाह रहा था कि हमारे साथ गलत हुआ है और अब हम दुनिया को बताएंगे कि क्या है, हम क्या है और हम क्या कर सकते हैं। फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई इन 1939, तब ऐसा होने लगा कि साइंटिफिक कम्युनिटी, मतलब साइंटिफिक डेवलपमेंट भी जर्मनी में बहुत अच्छा हो रहा था। जैसे कि हमने ये बताई, दिस न्यूक्लियर फिशन इटसेल्फ वाज डिस्कवर्ड इन जर्मनी बाय जर्मन साइंटिस्ट्स। लेकिन आइंस्टाइन जो थे, ही वाज जर्मन, वो भाग कर आ गए थे जर्मनी से, क्योंकि उन्हें ये सही नहीं लग रहा था जो हो रहा था, कि जो जूस के साथ हो रहा है ये गलत है, मैं ऐसी जगह नहीं रह सकता। बिल्कुल। लेकिन कई साइंटिस्ट वहीं अभी भी थे। यूरोप वाज द एपिसेंटर ऑफ साइंस एट दैट टाइम। अब ये जो रेफ्यूजी साइंटिस्ट जो अमेरिका या इंग्लैंड या जहां कहीं भी गए, वो एक दूसरे के टच में थे। अब जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने अराउंड 1939 चेकोस्लोवाकिया पर कॉन्कर किया। चेकोस्लोवाकिया में बहुत ज्यादा यूरेनियम माइंस है ना, और जर्मनी ने चुपचाप यूरेनियम का एक्सपोर्ट कर दिया बंद। ठीक है। लियो जिलर्ड और एल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों रेफ्यूजी साइंटिस्ट थे। ये थोड़ा डर गए, इन्होंने कहा देखो हम वहां रह चुके हैं, ये जो गवर्नमेंट है इसका भरोसा नहीं है, ये दुनिया को जवाब देना चाहती है और ये किस हद तक जाएगी ये बताना मुश्किल। साथ ही साथ ये यूरोप के साइंटिस्ट के साथ भी कम्युनिकेशन में तो थे, उन्हें ऐसा लग रहा था यार कुछ तो अजीब हो रहा है ना। मुझे लगता है कि ये लोग ना यूरेनियम का यूज करके ये बम बनाएंगे, और अगर इन्होंने बम बना दिया तो फिर दुनिया खत्म। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो बहुत ज्यादा रिलीज हो ही रही है, लेकिन इस गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है, अनरीजनेबल गवर्नमेंट है ना, ये कुछ भी कर सकती है। तो वो आइंस्टाइन के पास गए। आइंस्टाइन के पास थी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, नॉट जस्ट इन साइंटिफिक सर्कल्स बट पॉलिटिकल सर्कल्स एज वेल। सेलिब्रिटी थे आइंस्टाइन। तो लियो जिलर्ड गए आइंस्टाइन के पास, उनसे ये किया कि भाई देखो ऐसा होने वाला है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्रेसिडेंट को अप्रोच कीजिए और उन्हें कहिए कि ऐसा हो सकता है और हमें ये टेक्नोलॉजी उनसे पहले लानी पड़ेगी। क्योंकि अगर हमारे पास ये रहेगा, कम से कम एक काउंटर तो रहेगा। अगर किसी ने ये चीज कर दी, वर्नर हाइजेनबर्ग जो उस जमाने के लीडिंग न्यूक्लियर फिजिसिस्ट माने जाते थे, वो इन्वॉल्व थे इस प्रोजेक्ट में, और ये लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये कुछ तो कर रहे हैं, लेबोरेटरी सेटअप हो रही है, मोबिलाइजेशन हो रहा है, कोई कुछ ढंग से बता नहीं रहा। तो उन्होंने लेटर लिखा, उन्होंने ये कहा कि देखो शायद ये लोग यूरेनियम का यूज करके एक बॉम्ब बनाएंगे, हमें जल्द से जल्द इस चीज पर काम करना चाहिए, मोबिलाइज करना चाहिए, ताकि हम एक कदम आगे रहें। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यही से सोच लो, वो अनसर्टेन हो गए थे दुनिया, पोजीशन और मोमेंटम बता नहीं पा रहे थे जर्मनी का कि क्या है, किस पोजीशन में है और किस उसका मोमेंटम है उसके अंदर। लेकिन देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ ऑल टाइम, अगर आप जियोपॉलिटिक्स या इन जनरल हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, वाज फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एट दैट टाइम, और काफी कमाल की पर्सनालिटी थे वो। जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था,
वो एक इकलौता इंसान था जो जिसमें दम था कई सारी पॉलिसी चेंजेस लाने के लिए, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन के बाद भी कुछ साल बाद अमेरिका स्टेबल हो गया था। इकोनॉमिकली भी वाइज थे और स्ट्रेटेजिकली भी बहुत वाइज थे वो। उन्होंने कहा यार देखो बात तो सही है, हम अभी वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, दुनिया पर हमारा भी एक इन्फ्लुएंस है, हमारा भी एक फुट स्टैम्प है। इफ अमेरिका नीड्स टू बी द बेस्ट, अमेरिका नीड्स टू गेट इनटू न्यूक्लियर रिसर्च। तो उन्होंने सीक्रेटली मिलिट्री को बोला कि भाई देखो आपके पास बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, फैसिलिटीज हैं, मैन पावर है, मैं देता हूं आपको इन 1939 $1 बिलियन हैं? $1 बिलियन। अंकित साहब 1 था 2 था? इवेंचुअली 2 हुआ वो। अच्छा, इनिशियली उन्होंने कहा ये लो $1 बिलियन, हाँ समझ गया मैं, बाद में फंड बढ़ा। हाँ, yes, yes. और डू समथिंग, हाँ आप लोग कुछ कीजिए, हाँ पूरा सपोर्ट रहेगा सरकार को आपके लिए, यू आर इंडिपेंडेंट टू। लाइट नहीं बंद कीजिए थोड़ा सा, ये वाला बंद कर। नहीं पूरा रोशनी चली जाएगा। रोशनी चली जाएगी ना, 2 मिनट की बात है बस। ऐसे रिक्वेस्ट कर करके हम आपसे भी कहते हैं कि कभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, तो प्लीज थोड़ी देर की बात है, एक आध कमेंट कर दीजिएगा। एनीवेज, तो अब जब ये सब बातें हो गई तो $1 बिलियन दे दिए गए। अब मिलिट्री लगी ढूंढने कि कौन इस प्रोजेक्ट को लीड करेगा। देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि यूरोप वाज द एपिसेंटर ऑफ साइंस। अमेरिका में बहुत सारे साइंटिस्ट थे, मगर कौन सुनेगा। आइंस्टाइन के ऊपर गवर्नमेंट को थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि थे तो वो जर्मन। अगर उनकी जर्मन लीग से अगर वो इंफॉर्मेशन लीक करने लग गए तो, क्योंकि उनकी इज्जत तो बहुत थी, लोग आइंस्टाइन की बात मानेंगे भी, लेकिन फिर प्रॉब्लम हो जाएगी यार। तब एक बहुत ही सीधे साधे स्मार्ट चार्मिंग एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। उन्होंने कहा यार ये बंदा लीड कर सकता है। खैर ये बहुत ही बड़ी कहानी है, मैं इसको कंप्रेस करके आपको बता देता हूँ। ओपेनहाइमर जो थे एक बहुत ही रिच फैमिली से आते थे। उनके फादर जो थे एक ट्रेडर थे न्यूयॉर्क में, ठीक है, टेक्सटाइल का उनके बिजनेस था, लेकिन ही वॉज अ वेरी स्मार्ट गाय। बहुत ही वो भी प्रोडिजियस थे लाइक मोस्ट साइंटिस्ट। उन्होंने एक्चुअली इनिशियली केमिस्ट्री पे काम किया, ही मेजर्ड इन केमिस्ट्री। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड के साथ वो काम करते थे, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी समझ आ गया कि यार मेरा जो है ना, मेरा जो ये जो दिमाग है वो इधर काम नहीं आ रहा, मैं नहीं कर पा रहा केमिस्ट्री। बहुत परेशान हो गए थे वो। फिर उन्होंने डिस्कवर की थियोरेटिकल फिजिक्स, और वहां पर उन्होंने एक्सेल किया और वो गए यूरोप पढ़ने। यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन में उन्होंने काम किया जो जर्मनी में थी। वहां पर वो पढ़े, उनके साथ साथ हाइजेनबर्ग भी पढ़े, तो वो काफी इन लोगों से वाकिफ थे, उनकी क्या कैपेबिलिटी थी, क्या नहीं थी। एनीवेज, जब ये सब हो गया तब जो जनरल ग्रोव्स थे जिन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उन्होंने देखा कि यार ये जो बंदा है ये किसी भी चीज के ऊपर बात कर सकता है ना, स्पोर्ट्स के अलावा किसी भी चीज के बारे में आप बात करो तो ये कर सकता है। मतलब इसमें एक सोशल इंटेलिजेंस है अलग तरीके की। साथ ही साथ इवन दो मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो बाद में लॉन्च हुआ जिसमें न्यूक्लियर बम बना, उसमें कई सारे न्यूक्लियर फिजिक्स में या फिर फिजिक्स में या केमिस्ट्री में नोबेल लॉरिएट्स थे। ओपेनहाइमर वाज नॉट वन ऑफ देम। लेकिन ओपेनहाइमर का रेज्यूमे देखिए, मेजर्ड इन केमिस्ट्री, PhD in theoretical physics, and one of the few people who also was involved in quantum mechanics. ये 3 जो यूनिक कॉम्बिनेशन है, जो सब चीजें समझ सके और समझा सके, किसी में नहीं था। और अमेरिका में तो उनका वर्चस्व था ही, साथ ही साथ वो यूरोप गए थे पढ़ने, वो नील्स बोर से भी मिले थे, वर्नर हाइजेनबर्ग से भी मिले थे। ही वाज वन गाय जिसके जरिए हम इन लोगों के यहाँ बुलाकर कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को चूज किया गया इस प्रोग्राम के लिए, और फिर हुआ शुरू मैनहट्टन प्रोजेक्ट। यहाँ होती है मेरी कैपेबिलिटीज खत्म। ना मुझे केमिस्ट्री समझ आती है उतनी जल्दी, ना फिजिक्स। तो अंकित भाई हमारे स्लो टॉकर आपको आराम से समझाएंगे कि क्या क्या हुआ मैनहट्टन प्रोजेक्ट में। अंकित भाई म्यूजिक। बिल्कुल मैं माइक थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, एक्चुअली मेरी आवाज कम है। हाँ, तो हम लोग लास्ट में शायद लास्ट जो वीडियोस थी हमारी, वहाँ पे फ्यूजन तक हमने एक्सप्लेन किया था, है ना, कि क्या क्या होता है टेक्निकल टर्म्स में। आज हम लोग चलेंगे थोड़ा सा डिटेल्ड वे में, है ना, कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, है ना। तो वो सब भी हमने ऑलरेडी बता दिया हमारे डॉक्टर साहब ने। अब था कि अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू तो कर दिया था एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि आप सोचोगे और बम बन गया, है ना। सकल का बोमू वाली पेंसिल तीन है उनके पास कि लिख दिया और बन के आ गया, है ना। उसके लिए चाहिए पैसे, उसके लिए चाहिए रिसर्च, उसके लिए चाहिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप, उसके लिए चाहिए साइंटिस्ट जो वैसा पढ़ाई कर रखे हो, न्यूक्लियर फिजिक्स की जानकारी वगैरह हो। तो बोले ठीक है,
और उस समय पैसे भी चाहिए थे उतने, है ना, क्योंकि आपको तुरंत बनाने हैं। जर्मनी से पहले कंपटीशन चल रहा था कि हमें उनसे पहले बनाना है। तो बोला ठीक है। फिर मैनहट्टन में पूरा हेडक्वार्टर आया कि मीटिंग हुई, तो उसी के बेसिस पे नाम पड़ा मैनहट्टन प्रोजेक्ट, है ना, सिटी का नाम था एक्चुअली। तो क्या क्या दिक्कतें आ रही थी बॉम्ब बनाने में? पहला बात तो फाइनेंशियल, कि पैसे बहुत चाहिए। तो बोला अमेरिका ने कि जब एग्जिस्टेंस की बात है, क्योंकि अगर जर्मनी ने पहले बना लिया तो वो लेगा हमसे बदला, है ना, क्योंकि वहां पे जिन्होंने मतलब इतने सारे सैंक्शन लगाए थे, जर्मनी को एकदम मतलब नीचा दिखाया गया था पूरे वर्ल्ड वाइड। तो जर्मनी को था ये खुन्नस कि भाई हम बताएंगे इनको, है ना। तो छुप के चाहे जैसे भी उन्होंने काम करना शुरू किया था। तो ये सारी चीजें चल रही थी, कंपटीशन स्टार्ट हो गया। अब आपको कम समय में बनाना है तो आपको पैसे ज्यादा चाहिए। इवन और भी बहुत सारी दिक्कतें थी, जैसे आप सोचो ना कि आपको एक घर बनाना हो नॉर्मल सा, तो आपको 1.5 साल लग जाते हैं, और आपको किसी से पहले पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो आपको कितना टाइम चाहिए होगा, है ना, क्लियर। तो ये सारी चीजें वहां पे हो रही थी, बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। जैसे आपको सारी सिक्रेसी मेंटेन करके रखनी है, पहली बात, है ना, कि किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि भाई अमेरिका कोई ऐसा बॉम्ब बनाने वाला है जिससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, मैं ही हूं, अगर सपोज दैट मैं वर्कर हूं, मुझे वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाना है या मुझे वो मशीन्स बनानी है, मैं क्यों बनाऊंगा वो मशीन जिससे पूरी वर्ल्ड खत्म हो जाएगी, जिससे मैं खत्म हो जाऊंगा? मैं बनाऊंगा क्या? नहीं। तो अमेरिका ने जो वर्कर्स थे ना, उनको तक पता नहीं लगने दिया था कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं, और पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया गया उसके रिगार्डिंग, ठीक है। पैसे लगाया गया दनादन, जितना पैसा लगा दो भाई, ठीक है। और भी दिक्कतें आ रही थी, जैसे टेक्नोलॉजी में क्या क्या दिक्कत थी कि भाई आपको न्यूट्रॉन गन बनाना पड़ेगा, है ना। आप ऐसे न्यूट्रॉन हिट कर दिए एक बार, वो अलग बात है, आपको बॉम्ब में बना के किसी यहाँ डालना है ना, कंटिन्यूस है। तो न्यूट्रॉन बॉम्ब बनाने, सॉरी न्यूट्रॉन गन बनाने थे, ठीक है। और क्या क्या चाहिए? तो रॉ मटेरियल्स चाहिए थे। तो पता किया क्या किस किस से मतलब फ्यूजन हो सकता है, तो प्लूटोनियम था एक एलिमेंट, 239 होता है उसका मास। बोला प्लूटोनियम से हम लोग बना सकते हैं, है ना, फ्यूजन वाली मटेरियल ये सब है जिनसे आप न्यूक्लियर फ्यूजन करा सकते हो। और था एक यूरेनियम, यूरेनियम आइसोटॉप्स में पाए जाते हैं, है ना। तो जनरली यूरेनियम का जो पाया जाता है वो होता है 238, लेकिन वो न्यूक्लियर फ्यूजन उससे नहीं आप करा सकते हो, यूरेनियम 235 चाहिए। अब सोचो कि पूरा यूरेनियम आप लेते हो, अगर उसका बस 0.7% है यूरेनियम 235, और आपको वो चाहिए, ऊपर से ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो आप उससे सेपरेट कर पाओ, है ना। सेपरेशन भी बहुत बड़ा रोल है कि कैसे आप उसको सेपरेट कर पाओगे। उतना यूरेनियम कहाँ से लाओगे, है ना, क्योंकि अभी बताया कि जर्मनी ने बैन कर दिया था यूरेनियम का एक्सपोर्ट, तो उतना यूरेनियम भी नहीं था उनके पास। तो बोला गया ठीक है हम लोग प्लूटोनियम से बॉम्ब बनाएंगे। पूरा रेडी कर लिया सेटअप उन्होंने, ठीक है। और क्या क्या चीजें हुई थी वहां पे? यूरेनियम इनरिचमेंट, है ना, कि ठीक है 0.7% तो लाएंगे। अब उसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आते हैं, एक आता है क्रिटिकल मास, कितना मास रहेगा कि वो जो चेन रिएक्शन है सस्टेन कर पाए, है ना, ये बहुत जरूरी थी। तो वो सब पे रिसर्च करना था, वो भी विद इन अ फिक्स टाइम पीरियड। क्लियर। सबसे बड़ा तो चैलेंज था टाइम, कि टाइम कहाँ से लाओगे आप, कहीं उसने पहले मार दिया आप हो गए खत्म। तो सब कुछ सेटअप किया गया वहां पे, न्यूट्रॉन गन बनाया गया। न्यूट्रॉन गन को बनाने में बहुत सारे चैलेंज है एक्चुअली, कि आपको न्यूट्रॉन का साइज मेजर करना पड़ेगा एग्जैक्ट। वो एक न्यूट्रॉन हम मारेंगे तो 3 न्यूट्रॉन शायद रिएक्शंस में निकलते हैं। यूरेनियम 235 पे अगर आप एक न्यूट्रॉन बॉम्ब करोगे तो वहां से रिलीज होता था बैरियम और क्रिप्टन, और साथ में 3 न्यूट्रॉन, जो एवरेज 2.5 था। क्या होता है कि कुछ न्यूट्रॉन लीक कर जाते हैं, तो आपको न्यूट्रॉन लीकेज भी बचाना है, कि न्यूट्रॉन लीकेज ना हो, है ना, नहीं तो आप वो जो एक्सपोनेंशियल जो होता है ना बम्बार्ड, वो नहीं हो पाएगा। तो फिर बनाना था न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर, कि अगर न्यूट्रॉन रिलीज भी हुआ ना तो रिफ्लेक्ट होकर फिर उसी यूरेनियम पे आकर गिरे। तो इतने सारे चैलेंजेस थे, सब पे काम किया गया धीरे धीरे। क्रिटिकल मास, जैसे मैंने बताया कि एक मिनिमम मास चाहिए होता है जिसमें चेन रिएक्शन स्टार्ट हो पाया, आप ऐसा समझो। क्रिटिकल मास वो है, मिनिमम मास वो, उसके लिए हम लोग इनरिचमेंट करते हैं। एक होता है सब क्रिटिकल मास, अगर उससे नीचे रहा तो भी न्यूट्रॉन निकलेंगे, लेकिन कुछ देर में वो चेन रिएक्शन बंद हो जाएगा। जैसे कि पहले भी कहा था सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन है, तो सस्टेन कर जाएगा, हाँ, खत्म हो जाएगा। और अगर सुपर क्रिटिकल कर दिया, मतलब क्रिटिकल मास से अगर आपने ज्यादा यूरेनियम लाया, है ना, मतलब आप ऐसा समझो ना कि हर जगह यूरेनियम भर दिया हमने, अब आंख मूंद के किधर भी न्यूट्रॉन चलाओ यूरेनियम पे हिट करेगा ना। तो ऐसा था कि आपको इसलिए इनरिचमेंट करना पड़ रहा था कि इतना यूरेनियम ले आओ वहां पे 235 वाला, कहीं भी न्यूट्रॉन मारो उसी पे लगे। ये बात थी एक्चुअली। तो
उसमें था सुपर क्रिटिकल मास। सुपर क्रिटिकल मास में क्या था कि आपको ज्यादा रखना है यूरेनियम। अब इनरिचमेंट कैसे किया गया इस पे बात करते हैं, है ना। तो यूरेनियम 235 लिया गया, उसका मास था कम, उसके लिए गए सॉल्ट्स। और अगर आपको थोड़ा सा साइंस पता होगा, आप ऐसा समझो बेसिक लैंग्वेज में, साइंस को हटाओ, एक इंसान है जिसका मास है कम और एक इंसान है जिसका मास है ज्यादा। पहले कौन चल के, एक मान लो डिस्टेंस ट्रेवल करना, पहले कौन चल लेगा? जिसका मास कम हो। तो डिफ्यूजन में वही होता है कि जिसका मास कम है वो पहले डिफ्यूज कर जाएगा, है ना। तो यूरेनियम 235 का मास कम था, तो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है जनरली, तो उसको हमने पहले गैसियस फॉर्म में लाया, क्लियर, और फिर डिफ्यूजन कराया उसका, है ना। ये था गैसियस डिफ्यूजन का। अब तो खैर सेंट्रीफ्यूगेशन ही हम लोग यूज करते हैं, वो आगे बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस पे। और एक्सप्लेन अभी क्या हुआ, यूरेनियम 235 वगैरह सब रेडी हो गया, लेकिन ज्यादा थे नहीं, वो इतना ही बॉम्ब बना पाए कि या तो वो टेस्ट कर पाएंगे, खैर साइलेंट हो जाने देते हैं, या तो इतना ही यूरेनियम था उनके पास कि या तो वो टेस्ट कर सकते हैं या बॉम्ब फोड़ सकते हैं कहीं पे, ठीक है। प्लूटोनियम था उनके पास एक्सेस में, तो उन्होंने 2 बॉम्ब बनाए। बोला एक प्लूटोनियम वाला बना जिसका नाम दिया गया फैटमैन, और सेकंड बनाया गया यूरेनियम का बॉम्ब, है ना, जिसका नाम दिया गया लिटिल बॉय, ठीक है। अब ट्रिनिटी टेस्ट जो था वहां पे उन्होंने फैटमैन नाम का जो बॉम्ब था, प्लूटोनियम इम्प्लोजन पे वो वर्क करता है एक्चुअली। अंदर में बहुत सारे सेटअप होते हैं, लेंस होते हैं जो कि न्यूट्रॉन को रिफ्लेक्ट कर करके बार बार यूरेनियम पे हिट करवाते हैं। तो उन्होंने ट्रिनिटी टेस्ट में जो बॉम्ब यूज किया था वो था फैटमैन, जो प्लूटोनियम 239 से बना था। अब बॉम्ब हो गया रेडी, अब था जापान पे, और एक और बॉम्ब उन्होंने रेडी किया था यूरेनियम वाला, अब था टेस्ट करना, ठीक है। तो पहले बोला गया क्या कि वॉर में हमें जब यूज करना है, अब लिटिल बॉय नाम का जो बॉम्ब था वो इतना ही यूरेनियम था कि एक ही बॉम्ब बना, या तो आप टेस्ट कर लो, तो टेस्ट करोगे तो बॉम्ब खत्म हो गया तुम्हारे पास, अगला बनाओगे कहाँ से। तो बोला ऐसा करते हैं, डायरेक्ट जापान पे ही टेस्ट कर लेते हैं ना, है ना, एक ही है, फटा तो फटा, नहीं तो फैटमैन तो है ही हमारे पास। उन्होंने भाई वो बॉम्ब यूज कर दिया, लिटरली बिना टेस्टिंग के मार दिया जापान पर, ठीक है। इतना उससे बर्बादी हुआ। उसके बाद सोचो 3 दिन ही अभी और बचे थे, है ना। 6 अगस्त को आई थिंक ये यूज किया गया आपका, 9 अगस्त को उन्होंने फिर से फैटमैन नाम का बॉम्ब मार दिया नागासाकी पे। लिटिल बॉय मारा था हिरोशिमा पे। अब क्या हुआ कि जापान पे जब 2 इतने न्यूक्लियर बॉम्ब जिसके बारे में दुनिया जानती तक नहीं थी, ठीक है, उन्होंने देखा कि ये कौन सा बॉम्ब है कि पूरा सिटी तबाह कर दे रहा है भाई, है ना। तो एक बॉम्ब था, फिर दूसरा मार दिया अमेरिका ने, जापान ने घुटने टेक दिए, बोले भाई अभी 2 बॉम्ब में इतनी तबाही हुई है, जापान एक आइलैंड कंट्री है छोटा सा, पता नहीं अमेरिका के पास ऐसे कितने बॉम्ब है ना, कहीं 2-3 और मार दिया कि हमारा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए बस जापान ने घुटने टेक दिया वहां पे, क्योंकि उन्हें इस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई खबर ही नहीं थी कि ऐसा भी कोई बॉम्ब होता है क्या जो पूरा सिटी उड़ा ले जाए, ठीक है। तो ये था पूरा मैनहट्टन प्रोजेक्ट का सीन कि कैसे ये बॉम्ब बनाया गया न्यूक्लियर फ्यूजन वाला। और इसके आगे हम हैंड ओवर करते हैं सुफियान को, वो आपको आगे की कहानी सुनाएंगे क्या होगा। बहुत कहानी हो गई है, लगता है वीडियो बहुत लंबी भी बन गई है। बस मैं एक चीज पे खत्म करता हूँ इस वीडियो को, आगे तो और हम वीडियो इस सीरीज को बनाते रहेंगे। बात यह है कि हम नॉर्मल घर से आते हैं, हम सब लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तो उन सबका एक एम होता है, उनके माँ बाप या वो खुद ही एक सपना देखते हैं कि हमें घर बनाएंगे, घर में रहेंगे। और ये जब कहानियां सुनते हैं, सब चीज़ें लगता है और दिखता है कि हज़ारों करोड़ों घर, लाखों घर उड़ जाते हैं, तो मुझे एक ही शेर याद आता है, बशीर बद्र का शेर था वो शायद, कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। एनीवेज, इसी पे ख़त्म करते हैं ये वीडियो। ये सीरीज़ की दूसरी वीडियो थी, इसके बाद आगे और लाएंगे। आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। बस अभी अंकित साहब आपको कुछ और कहना है? हाँ, बाय द वे अभी और भी इस सीरीज में और भी वीडियोज हैं, जैसे अभी फ्यूजन पे आएगा कि हाइड्रोजन बम कैसे बनाया गया, तो उसके लिए हमारे आगे की वीडियो देखते रहिए। और साथ ही साथ अब हमने बम तो फोड़ दिया, टेस्ट भी कर दिया, हम पूरी तरह ये नहीं समझ पाए थे रादर कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। ये हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। एनीवेज आज के लिए इतना काफी है। जैसे न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड किए गए थे, आज इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा बम्बार्ड की गई है, आपको भी हम बख्श देते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।